ये सब्जेक्ट है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। और इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा फेजर एंड फेजर डायग्राम तथा बेसिक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एवं एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा सुझाव होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर का सभी पार्ट्स को आपको समझने में आसानी होगी। अब हम ये पढ़ाने जा रहे हैं कि एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। ये जो है ये देखा जाए ये सर्किट है। इस सर्किट में जो है एल इंडक्टेंस, ये जो है इंडक्टर का इंडक्टेंस एल है, और इस इंडक्टर को जो है अल्टरनेटिंग सोर्स जो है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो सोर्स है यानी ईएमएफ, तो सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। इसका वैल्यू कितना है, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इससे जो है तो जोड़ दिया गया है। यहाँ हमें इसका जो है इस सर्किट का एनालिसिस करना है। सबसे पहले ये बता रहे हैं ये सर्किट में जो है ये एज्यूम कर लिया गया है कि इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल है। अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सर्किट जो है एसी सर्किट ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। और जब इसमें करंट जो फ्लो करता है तो क्या होता है, ये ईएमएफ तो मैंने अप्लाई किया, और इसमें जो करंट जो फ्लो करता है इस करंट से अल्टरनेटिंग करंट जो इसमें फ्लो किया, तो कॉइल में क्या होता है जब करंट फ्लो करता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, जो ईएमएफ मैंने अप्लाई किया है उस ईएमएफ का ये अपोज करता है। वो कैसे है उसको थोड़ा हम हल्का सा ब्रीफ में जरा सा क्लियर कर देना चाहते हैं। सपोज किया जाए कि ये एक कोई इंडक्टर है जिसका में करंट आई फ्लो कर रही है, और जब करंट किसी कॉइल में फ्लो करता है तो ये जानते हैं कि इसमें जो है सो फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। कहेंगे व्हेन देयर इज ए चेंज इन करंट इन द कॉइल देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू को हम अगर फाई मान लें तो ये कहते हैं कि फाई जो होता है वह करंट का प्रोपोर्शनल होता है। यानी फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अप विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट इन द कॉइल, और फाई इक्वल टू क्या होता है एल इंटू आई, वेयर एल इज ए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और आप फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इक्वल टू होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड देयरफॉर E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई का वैल्यू क्या रख देते हैं एल इंटू आई। तब यहाँ क्या हो गया, स्मॉल e इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी क्या हो गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो है सो क्रिएट हुआ। ये कहाँ से बताए, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़े हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और नेगेटिव साइन जो है ये लेंज लॉ को शो करता है। ये नेगेटिव साइन जो है ये लेंज लॉ को शो करता है, एंड डी फाई बाई डी टी जो है ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ। और फाई का वैल्यू एल डाई यहाँ हम रख दिया, तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, यानी ये हुआ अप्लाइड ईएमएफ और ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोनों का जो है मतलब ये जो ईएमएफ जो क्रिएट हुआ है ये ई को जो है अपोज करता है। तब जो है फाइनली रिजल्ट जो है क्या होगा, ई ये जो होगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ई हुआ अप्लाइड ईएमएफ, और ये जो है सो माइनस एल डी आई बाई डी टी जो है ये है बैक ईएमएफ, ये जो क्रिएट हुआ। तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी ये हुआ हमको, यानी नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना हो गया हमको, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ थोड़ा हमने लैंग्वेज में लिख भी दिया है, इसको हल्का बोल देते हैं। लेट एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल बी कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई, द वैल्यू ऑफ ई इज गिवन बाय ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, and we assume that an inductor has a negligible resistance. Hence, the circuit is a purely inductive circuit. When an alternating current flows through an inductor, a back EMF minus L di by dt is a setup which opposes the applied EMF. जो applied EMF जो E जो दिया है अप्लाई किया है उसको ये अपोज करता है। तो मैंने टोटल वैल्यू क्या हुआ, नेट इंस्टेंटेनियस EMF इक्वल टू E माइनस एल डी आई बाई डी टी। और यहाँ सर्किट में कहते हैं सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, क्यों ये कहते हैं दिस सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, इट हैज नो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ई माइनस एल डी आई बाई डी यानी इस ईएमएफ का नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसलिए यहाँ लिख दिया है ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, और नेगेटिव साइन को राइट साइड किया तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये इक्वेशन 2 हो गया।
यानी इक्वेशन 1 जो है ये क्या हुआ, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये हुआ अप्लाइड ईएमएफ, जो कि इस सर्किट के बारे में जो टॉक किया, मतलब एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ये तो इंडक्टर हुआ और ये ईएमएफ अप्लाई किया, और E माइनस एल डी आई बाई डी टी ये हुआ नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ. सो और बिकॉज इट हैज नो रेजिस्टेंस and so the EMF, so the potential difference 0, therefore E minus L di by dt 0, so E equal to L di by dt, नेगेटिव साइन की स्थिति में ये हुआ, इक्वेशन 2 हुआ. अब इस इक्वेशन 2 के हेल्प से जो है इसको हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 कहाँ है आपका, E इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी 1 हुआ, और ये इक्वेशन क्या हो गया, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो दोनों E है. अब हम यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी. दोनों को हम जो है सो ये इक्वेट कर दिए, दोनों E है. अब यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर डी आई बाई डी टी is equal to E naught by L into sin omega t. Therefore, di is equal to E naught by L into sin omega t dt, sin omega t dt. अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये हो गया डी आई E नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, और ये डी आई का इंटीग्रेशन क्या हुआ, आई हो गया, आई ये हो गया, माइनस ये साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस ये कॉस का फॉर्म ले लेगा, माइनस ई नोट बाई एल इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इतना. अब इसको हम ऐसे लिख दें I इक्वल टू माइनस ई नोट बाय ओमेगा एल, ई नोट बाय ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी. और ये जो टर्म है ये यहाँ हम इसको लिख रहे हैं ई नोट बाय ओमेगा एल को, इसको ऐसे लिखते हैं, या यहाँ लिखते हैं लेट आई नोट इक्वल टू ई नोट बाय ओमेगा एल, यानी ई नोट बाय ओमेगा एल को हम आई नोट मान लेते हैं, यानी आई ये है लेफ्ट साइड में, इसका हम करंट का फॉर्म मान लेते हैं. और इस इक्वेशन का नाम, अभी 1 और 2 इक्वेशन हुआ है, इसका नाम हम थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन 3. दिस इक्वेशन इट इज इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, इसका हम डिस्कशन रिएक्टेंस निकालने में करेंगे, इसलिए इस इक्वेशन को यहाँ रख लिया. अब इसको हम ये करते हैं आई इक्वल टू आई नोट, ई नोट बाय ओमेगा एल का नाम आई नोट रख लिया, आई नोट माइनस आई नोट कॉस ओमेगा टी. अब ये देखा जाए माइनस आई नोट कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाई 2, ये लिख सकते पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस आई नोट इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. आप ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. और ये जो है यहाँ हम लिख देते हैं साइड में, ये जानते हैं कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा. इसलिए अगर हम नेगेटिव साइन को इसमें देंगे तो ये क्या होगा, ये चेंज कर जाएगा, यानी आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ये मेरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हुआ. इस इक्वेशन का नाम हम यहाँ इसको हटा देते हैं. ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हुआ, इसका नाम रखते हैं 4. ये इस फार्मूला समझाने के लिए मैंने लिखा ब्रैकेट में,
माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ये जो है इस माइनस साइन को यहाँ दिया गया, तो π/2 माइनस ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी माइनस π/2 होगा ये इसको। अब ये जो इक्वेशन 4 है और इक्वेशन फर्स्ट जो है यहाँ शुरू में दिखाया था, जो कि हम AC EMF अप्लाई जो करते हैं E नोट साइन ओमेगा टी, इस इक्वेशन को ये हुआ अप्लाइड EMF। और अभी जो इक्वेशन जो मैंने निकाला इसका नाम हुआ ये 4 इक्वेशन I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये दोनों इक्वेशन के बेस पर जो है हम ग्राफ का फेज रिलेशनशिप को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ एक बार हम लिख भी देते हैं इसका नाम E नोट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, इसी पर हमको मेन वर्क करना है। इक्वेशन 1 and 4, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज माने EMF अल्टरनेटिंग EMF, और दिस रिप्रेजेंट्स द अल्टरनेटिंग करंट। ये हुआ अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है, ये अल्टरनेटिंग EMF को शो कर रहा है। इस दोनों के बेस पर जो है हम कुछ ग्राफिकल एनालिसिस जो दोनों में फेज रिलेशनशिप अब क्लियर करना चाह रहे हैं। अब ये देखा जाए, ये एक कर्व है, इस कर्व में जो है क्या है ये देखा जाए, ये जो है वोल्टेज और करंट, यानी अभी जो आपको इक्वेशन जो यहाँ मैंने लिखा है E और I का इक्वेशन, एक वोल्टेज का एक करंट का इक्वेशन, तो करंट एंड वोल्टेज दोनों को इस ग्राफ पर मैंने शो किया है। तो ग्राफ पर क्या है कि ये y एक्सिस पर जो है वोल्टेज और करंट को ले लिए हैं, और x एक्सिस पर जो है सो ओमेगा टी को ले लिए हैं। क्यों? चूँकि ये इक्वेशन जो है सो ओमेगा टी और वोल्टेज के फॉर्म में, यहाँ भी ओमेगा टी करंट के फॉर्म में है। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है ये किसके फॉर्म में है, यानी y एक्सिस पर क्या है माने वोल्टेज एंड करंट, एंड x एक्सिस पर क्या है ओमेगा टी। तो इस दोनों के बीच में जो है ग्राफ खींचा गया है, और अभी हम ग्राफ को मतलब मैथमेटिकली भी एनालाइज करेंगे, तब उसके बाद हम ग्राफ का फिर डिस्कशन करेंगे। पहले इसको समझा रहे हैं, जरा ध्यान से देखा जाए। ये जो है रेड का जो है, ये ग्रीन कलर जो है ये क्या वोल्टेज को शो कर रहा है, और ये रेड कलर जो है ये करंट को शो कर रहा है। इसमें देखते हैं कि जब यहाँ यानी ऑरिजिन पर क्या है वोल्टेज का वैल्यू क्या है 0 है, तो उस वक्त देखिए करंट का वैल्यू क्या है नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव मैक्सिमम है, यहाँ -I0 है। फिर ये देखा जाए इस पॉइंट पर, यानी जो π/2 पर है ओमेगा टी का वैल्यू π/2 है, तो यहाँ वैल्यू कितना है मैक्सिमम वोल्टेज कितना है E0 है, और करंट का वैल्यू कितना है यहाँ सो 0 हो जाता है। फिर इस जगह पाई पर देखते हैं कि करंट का वैल्यू कितना है, यहाँ पर करंट जो है सो यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, और उस वक्त जो है सो वोल्टेज 0 हो जाता है। फिर इस 3π/2 पर देखते हैं कि करंट 0, तो वोल्टेज जो है सो ये मतलब ये मैक्सिमम हुआ, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम हुआ, यानी ये मिनिमा हुआ इसका। और फिर इस पॉइंट पर देखते हैं कि वोल्टेज 0 हो जाता है। अब इसको जो है सो हम थोड़ा मैथमेटिकली इसको हम प्रूफ करके तब फिर आपको इस ग्राफ पर जो है सो इसका एनालिसिस करेंगे। अभी हम जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 जो है इसी के आधार पर अभी हम उसका एनालिसिस अभी निकाल रहे हैं, फिर आपको तब समझाएंगे। ये देखा जाए, यहाँ लिख रहे हैं केस 1, इफ ओमेगा टी इक्वल टू 0, ओमेगा टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी 0, यानी साइन 0 हो जाएगा, तो उस वक्त जो है सो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा 0, और इस वक्त जो है करंट का वैल्यू अगर ओमेगा टी 0 देंगे तो साइन 0 हो जाएगा, ये ओमेगा टी 0 हो जाएगा, तो साइन -π/2, और साइन 91 होता है, मतलब माइनस ये हो गया, ये -I0 होगा, ओमेगा टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो साइन -π/2 क्या होगा -1, और तब ये होगा I = -I0, और करंट का वैल्यू क्या होगा इस वक्त -I0 हुआ, करंट का वैल्यू -I। अब इस चीज़ को जो है आप ग्राफ पर जरा देखिए, ग्राफ पर गौर किया जाए। अब हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं, जब हम ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखा था, तो यहाँ वोल्टेज का वैल्यू कितना है, यहाँ 0 है, और करंट का वैल्यू क्या है -I0। तो ये जो हुआ ये करंट का वैल्यू ऊपर माना -I0 हुआ, और करंट का वैल्यू अब वोल्टेज का वैल्यू 0 हुआ। अब हम π/2 पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसको हम फिर जो है ऐसे प्रूफ करते जा रहे हैं। नंबर 2, केस 2, इफ ओमेगा टी इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री पर है। तो अब ये देखा जाए इस इक्वेशन में जो है यहाँ हम देखते हैं ये 90 दे देंगे तो साइन 91 हो गया, तो E का वैल्यू कितना हुआ E0 हो गया, और करंट का वैल्यू यहाँ क्या करते हैं ये π/2 देंगे, तब ओमेगा टी का मान π/2, तो π/2 -π/2 0 हो गया, यानी साइन 0
और जीरो को हम आई जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, यानी करंट का वैल्यू क्या हो गया हमको जीरो, यानी वोल्टेज का वैल्यू क्या हुआ मैक्सिमम और करंट का वैल्यू जीरो हो गया। अब हम ग्राफ पर भी इसको दिखा रहे हैं, ये मैथमेटिकली दिखाए। अब कर्व पर आइए, कर्व पर हम क्या दिखा रहे हैं, यानी π/2 पर देखा जाए करंट का वैल्यू ई नोट है और सॉरी वोल्टेज का वैल्यू ई नोट है, यहाँ ये जो है मैक्सिमम को शो करता है, और करंट का वैल्यू क्या हुआ जीरो। तो करंट π/2 पर करंट जीरो हो जाता है और वोल्टेज कितना हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। ये चीज़ जो है सो हम लोगों ने मैथमेटिकली P इक्वल टू ई नोट एंड करंट जीरो। अब हम केस थर्ड डील कर रहे हैं, केस थर्ड, इफ ओमेगा टी इक्वल टू पाई, अगर हम 180 दे देंगे, तो अगर 180 दे देंगे तो यहाँ देखा जाए साइन पाई का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ई इक्वल टू जीरो, यानी साइन ओमेगा टी जीरो हो जाएगा तो ई नोट को मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो जाएगा। और करंट का वैल्यू जो है इस वक्त जो है करंट का वैल्यू कितना होगा, ये π/2 है, ओमेगा टी का मान π/2, तो π/2 माइनस π/2, तो पाई माइनस π/2, तो ये होगा π/2, यानी पॉजिटिव π/2 हो गया प्लस π/2 हुआ। तो साइन π/2 का वैल्यू जानते हैं, साइन 91 होता है, तो ये आई का वैल्यू क्या होगा प्लस आई जीरो होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आई इक्वल टू आई जीरो, सॉरी प्लस आई जीरो या आई जीरो लिखिए एक ही बार, आई जीरो। तो करंट का वैल्यू क्या हुआ यहाँ आई नोट हुआ और वोल्टेज का वैल्यू क्या हुआ जीरो हुआ। कहाँ, तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर। ये मैंने मैथमेटिकली देखा। अब ग्राफ पर हम आ रहे हैं, यहाँ देखा कहाँ पर हम टॉप कर रहे हैं, यहाँ हम पाई पर। अब पाई पर हम लोग इस पॉइंट पर विचार कर रहे हैं। अब पाई पर आया जाए, पाई पर देखते हैं कि वोल्टेज जो है से यहाँ आकर के क्या हो गया, यहाँ पर ये जीरो हो गया। और करंट का वैल्यू देखिए, इस वक्त जब पाई पर है तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। तो करंट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, यानी पाई पर जो है करंट मैक्सिमम है और वोल्टेज का वैल्यू जीरो है। ये जो है सो ये ग्राफ में भी दिखाया और मैथमेटिकली भी दिखाया। अब हम आ रहे हैं केस 4 पर। केस 4 यानी ओमेगा टी इक्वल टू 3 π/2 पर ले लेते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू 3 π/2 यानी 270 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 270 जो होता है 270, ये होता है कितना, मतलब -1 होता है। तो ई का वैल्यू क्या होगा माइनस ई नोट, ई इक्वल टू हो जाएगा 3 π/2 पर माइनस ई नोट हो गया, क्योंकि ये -1 हो गया। और उस वक्त जो है ये देखते हैं साइन 270 ये -1 और करंट का वैल्यू जो होगा यानी 3 π/2 और माइनस π/2, तो यहाँ क्या हुआ पाई हुआ और साइन पाई क्या होगा जीरो। 3 π/2 माइनस π/2 दैट इज ए पाई, सो साइन पाई जो जीरो, सो करंट बिकम जीरो, यानी इस पॉइंट पर जो है करंट का वैल्यू जीरो हो गया। यहाँ देखते हैं आई इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। यानी अब 3 π/2 पर ये मैथमेटिकली देखें। अब हम लोग ग्राफ पर भी देख रहे हैं, ग्राफ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे 3 π/2 पर आइए। 3 π/2 पर देखते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर वोल्टेज जो है वोल्टेज का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 3 π/2 पर, माने वोल्टेज का वैल्यू हमको क्या हो गया यहाँ पर 3 π/2 पर जीरो हो गया। ये 3 π/2 पर वोल्टेज का वैल्यू हो गया जीरो और करंट का वैल्यू क्या हो गया मैक्सिमम, नहीं वोल्टेज का वैल्यू हो गया 3 π/2 पर। 3 π/2 पर जो है ये करंट जो है, ये करंट यहाँ है, ये हमने पाई का डिस्कशन किया 3 π/2 पर। 3 π/2 पर देखते हैं करंट जीरो हो गया और वोल्टेज का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर माइनस हो जाता है, ये हो गया कितना माइनस ई जीरो। 3 π/2 पर देख रहे हैं, ये तो पाई का हुआ, ये 3 π/2 पर देखते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू जो है सब माइनस ई जीरो है, यहाँ प्लस ई जीरो था, ये माइनस ई जीरो हुआ। और इस वक्त जो है करंट का वैल्यू क्या हुआ जीरो हो गया, यानी करंट का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गया। फिर हम अगर 2 पाई पर जाएंगे तो ये जानते हैं यहाँ जो है सो 2 पाई अगर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना साइन 2 पाई, तो ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा और करंट का यहाँ 2 पाई में से ये जो है सो इसको मैंने घटाएंगे तो 3 π/2 ये हो गया 2 पाई माइनस π/2 3 π/2, तो साइन 90 जो है सो ये 1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा आई नोट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर जो है वोल्टेज का वैल्यू जीरो हो जाएगा और करंट का वैल्यू जो है सो क्या हो गया यहाँ पे ये जो है सो मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक कर्व का जो है, इस कर्व का मैंने जो है ये मैथमेटिकली भी दिखाया और यहाँ जो है सो ये मैथमेटिकली क्या हो गया कि करंट का
और वोल्टेज को लेकर के हम अलग अलग कंडीशन में ओमेगा टी पर, ओमेगा टी π/2, पाई और 3π/2 सब पर निकाल करके ये देखते हैं कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन जो है ये क्या होता है। वोल्टेज जो है सो मतलब करंट से आगे है, या कह सकते हैं करंट जो है वोल्टेज से पीछे है। तो इसका मैंने लैंग्वेज में भी थोड़ा लिख दिया है, इसको जो है सो यहाँ लिखा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, यानी इक्वेशन 1 and 4 ये हुआ मेरा 1 and 4, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 1 हुआ, ये 4 हुआ। और फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 एंड ऑल्सो फ्रॉम ग्राफ, ये लिख दिया है सेंटेंस में भी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 एंड ऑल्सो फ्रॉम ग्राफ figure 2, it is clear that the current lags behind the voltage in phase 90 degree और voltage leads the current in phase 90 degree। ये तो यानी करंट जो है वह लैग कर रहा है और वोल्टेज जो है वह लीड कर रहा है। द फेज रिलेशनशिप इज शॉन द फिगर 2, और इस फिगर 2 में जो है ये फेज रिलेशनशिप को जो है क्लियर किया है, यानी करंट जो है लैग कर रहा है और वोल्टेज जो है सो लीड कर रहा है। और ये हुआ यानी फेज रिलेशनशिप को, यानी इन ग्राफ का जो है नेचर को मैथमेटिकली भी दिखाया और इसको ग्राफिकली भी दिखाया। इसलिए यहाँ कंक्लूजन में लिख दिए हैं फ्रॉम ग्राफ 1 and from equation 1 and 4 and also from graph, we clear that the current lags behind the voltage in phase 90 degree and voltage leads the current in phase 90 degree इस फेज में। अब हम फेजर डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। ये डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। इस डायग्राम पर जरा विचार किया जाए। इस डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं। ये जो हुआ यानी ये जो है वोल्टेज का है, यानी ईएमएफ का जो है ये हुआ वैल्यू, और ये ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू हुआ। ये मैक्सिमम वैल्यू को जो है सो इससे हम डिनोट कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है ई नोट जो है, यानी एक्स एक्सिस से जो है सो ओमेगा टी एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये करंट का जो है ये हुआ करंट जो है करंट फेजर ये हुआ, यानी करंट का वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू करंट का ये है, और ये जो है सो कितना मतलब ये एंगल बना रहा है, ये मतलब वोल्टेज से जो है यानी मैक्सिमम वोल्टेज से जो है सो ये π/2 पर। तो एक्स एक्सिस से जो है यानी वोल्टेज जो है फेजर ऑफ वोल्टेज मेक्स एन एंगल ओमेगा टी with x-axis in anti-clockwise direction, whereas the phasor of current makes an angle π/2 with the E naught in the E naught by π/2 in the clockwise direction। ये clockwise direction बना रहा है, ये anti clockwise direction है। ये इसका फेजर का जो है सो मैंने डिस्कशन किया। अब एक्चुअली ये जो फेजर जो है ये हुआ कि E naught, अब इसका हम वैल्यू जो है अगर हम इस एक्सिस पर लेते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, और इसका जो है सो अभी हमने यहाँ बताया था कि थोड़ा इसका हम डिस्कशन भी कर देते हैं। ये देखा जाए इस कर्व में जो है, और इसका हम ऐसे समझा रहे हैं। इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कम समझना है। ये जो है इसका नाम रखें हैं क्या, ई नोट रखें, तो ध्यान से देखना होगा। और इस पॉइंट का नाम ओ, इसका नाम सपोज कीजिए एम रख लीजिए, और इसका वैल्यू जो है यहाँ ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये ओमेगा टी बना रहा है। ये ओमेगा टी बना रहा है ई नोट, तो ये ओमेगा टी बना रहा है, तो ये पैरेलल इसका है और ये मिल रहा है ये लाइन, इसलिए करके ये एंगल भी क्या होगा ओमेगा टी हो जाएगा। अब ये ओमेगा टी हो गया, तो यहाँ हम अगर ओ एम का वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल ओ इसका नाम कुछ रखते हैं एम, इसका नाम रख लेते हैं पी, रख लीजिए ओ एम पी ट्रायंगल में साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी ई नोट है, तो साइन ओमेगा टी क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ओ एम बाय ओ पी। अब इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओ एम को हम ओ एम रहने दिए और ओ पी का वैल्यू ई नोट है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ओ एम इक्वल टू ई नोट इंटू साइन ओमेगा। जरा गौर से देखा जाए ओ एम क्या हुआ हमको, ये हुआ इसका ओ एम जो है इसका प्रोजेक्शन हुआ। प्रोजेक्शन कहाँ पर हुआ, ये हो गया किस पर, वाई एक्सिस पर। तो ई नोट का जो प्रोजेक्शन यहाँ हुआ यानी ओ एम, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं।
और OM का वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं, E, इसलिए लिख देंगे E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। ये जो है, ये E नोट जो है, ये क्या हुआ, ये एम्पलीट्यूड को शो करता है और ये जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है। इस डायग्राम में मैंने ये प्रूफ किया कि OM जो है ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जिसका कि मतलब वैल्यू E है। अब इसको जो है जरा ध्यान से देखते हैं कि ओमेगा टी यहाँ जो है इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसको कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह से ये करंट का जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने ये फेजर डायग्राम के बारे में बताया और इसके बारे में जो है फिर यहाँ कुछ हम लैंग्वेज में भी लिख दिए हैं। द फिगर शो द फेजर डायग्राम फॉर एन इंडक्टिव सर्किट। The phasor of E makes an angle omega t with x-axis in anti-clockwise direction, and since the current lags behind the EMF in phase by pi by 2, and hence the phasor of I makes an angle pi by 2 with the phasor of E. यानी phasor of ये जो है phasor किसका, तो मतलब E का phasor जो है, E का phasor क्या हुआ, E नोट हुआ, और I का phasor क्या हुआ, I नोट हुआ। ये दोनों के बीच जो है एंगल कितना, ओमेगा टी, और ये बना रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और phasor ऑफ EMF जो है ये एक्स एक्सिस से ओमेगा टी बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी का लैंग्वेज में मैं यहाँ लिख दिया है कि द फिगर 3 shows the phasor diagram for an inductive circuit. The phasor of E makes an angle omega t with x axis in anti-clockwise direction, and since the current lags behind the EMF in phase by pi by 2, hence the phasor of current makes an angle pi by 2 with the phasor of E in clockwise direction. तो ये दोनों डायग्राम को समझाया, ये हो गया सो ग्राफिकली एनालिसिस किया, ये फेज रिलेशनशिप का, ये फेजर डायग्राम का। अब हम बता रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, यहाँ पर जो है एक इक्वेशन मैंने लिखा था, इक्वेशन 3, यहाँ देखा जाए इक्वेशन 3 लिखे थे यहाँ पर, आई नोट इक्वल टू ई नोट बाय ओमेगा एल। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू अंडरस्टैंड दी ओमेगा एल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस को समझने के लिए। अब इसका हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ लिखे हैं हेडिंग कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 आई नोट इक्वल टू ई नोट बाय ओमेगा एल, यहाँ से निकाला। अब ओम्स लॉ से आप जानते हैं कि कोई वायर है, इसमें रेजिस्टेंस आर है और करंट आई फ्लो हो रहा है, तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो होता है वह करंट का प्रोपोर्शन होता है। तो ई इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू आई, यानी वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस बाय माना रेजिस्टेंस इंटू करंट होता है। और इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं, थोड़ा इसी फॉर्म में हम लिख देते हैं, देयरफॉर ई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू आई नॉट। अब यहाँ देखा जाए ये टर्म जो है इसको हम ब्रैकेटेड कर रहे हैं ओमेगा एल को, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड हियर। ये डीसी सर्किट में क्या है, वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट। यहाँ जो है एसी सर्किट में ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल इंटू आई टी। सो ओमेगा एल इज कंपेरेबल टू आर, यानी ओमेगा एल का हम तुलना रेजिस्टेंस से करते हैं। कहेंगे हियर ओमेगा एल इज वेरी एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट, सो इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। एंड बिकॉज हियर इट वी स्टडी द इंडक्टेंस, सो इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया है, इसका कंपेरिजन किया, ओमेगा एल का कंपेरिजन आर से किया है। तो यहाँ लिख दिया है ओमेगा एल इज वेरी एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट एंड it is called reactance, and here it is inductive reactance, it is denoted by XL। और इसको जो है ओमेगा एल को हम लोग XL से डिनोट करते हैं। XL इक्वल टू क्या हो, ओमेगा एल दैट इज 2 पाई FL। क्यों हुआ, आप ये जानते हैं कि चूँकि ओमेगा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई F, यानी ओमेगा इक्वल टू जानते हैं 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी यानी टाइम पीरियड, और 1 बाई टी जो हो जाता है उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 1 बाई टी इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड इज फ्रिक्वेंसी। ये जो फ्रिक्वेंसी हुआ तो ये हमने यहाँ लिखा कि ओमेगा एक्सएल जो है, एक्सएल को शो किए मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ओमेगा एल हुआ, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये भी कह सकते हैं कि 2 पाई एफ जो है 2 पाई एल अगर कांस्टेंट हो जाता है तो ये लिखेंगे 2 पाई एल अगर कांस्टेंट है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं। सिंस एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एल इंटू एफ,
और एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू एफ, 2 पाई एल कांस्टेंट है और एफ यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्सएल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ का है। और ये जो नेचर हुआ एक्सएल और एफ के बीच में यानी फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो हुआ ये y इक्वल टू एम एक्स नेचर का इक्वेशन पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y और x के बीच का जो इक्वेशन होता है या ऐसा इक्वेशन को कहते हैं ये y इक्वल टू एम एक्स नेचर यानी y प्रोपोर्शनल टू x, यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। उसी तरह से यहाँ जो है ये क्या हो गया, एक्सएल और एफ के बीच में फ्रीक्वेंसी के बीच का जो नेचर है ये स्ट्रेट लाइन नेचर शो करता है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ओमेगा एक्सएल बढ़ेगा। और अब जो है मैंने इसका फुल्ली डिस्कशन किया, पहले ये समझाया कि ये जो है सो ये सर्किट का एनालिसिस किया, फिर उसके बाद दोनों के आधार पर जो है सो वोल्टेज और करंट का इक्वेशन निकाला, फिर उसके बाद जो है सो फेज रिलेशनशिप क्लियर किया, फेजर डायग्राम को समझाया, उसके बाद जो है सो मैंने ये क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बताए और इस तरह से मेरा ये वर्क जो है ये समाप्त होता है। उसके बाद इस पर जो है सो इस मैंने चैप्टर पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, एक प्रॉब्लम है, इसको हम बता देते हैं। ये जो क्या है क्वेश्चन, ये 7.3 है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। इसमें जो है इसी थ्योरी पर ये जो है ये प्रॉब्लम है, अभी हम बता रहे हैं। इसमें जो है यहाँ हम लिख रहे हैं इसका वैल्यू, इसमें जो है यहाँ लिखते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को देखा जाए इसमें क्या है, ये इंडक्टेंस जो है 44 मिली हेनरी है और 220 वोल्ट है यहाँ दिए, ये आरएमएस वैल्यू और 50 हर्ज जो है ये हुआ फ्रिक्वेंसी। तो इसका अब हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हियर एल इक्वल टू 44 मिली हेनरी और 44 मिली हेनरी जो है 44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी हो गया। अब जो है ये क्या हो गया, ई आर एम एस यानी आर एम एस वैल्यू कितना है हमको यहाँ दे दिया है 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी कितना है एफ इक्वल टू हो गया हमको 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। और उसके बाद जो है तब हमको इसमें जो है सो पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं, तब उसके बाद जो है सो फिर इसमें जो है करंट आरएमएस करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एक्सएल इक्वल टू, अभी तुरंत सिखाया है 2 पाई स्मॉल एफ इंटू एल। अभी जो इक्वेशन जो अभी निकाले हैं एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल। इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ लिख भी सकते हैं वी नो दैट फ्रॉम इंडक्टिव सर्किट एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। सो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू जो है 3.14 दे देंगे, एफ का वैल्यू अभी हमको कितना निकला है 50 हर्ट्ज 50 और एल का वैल्यू दे दिया है 44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी मिली हेनरी को हमने हेनरी में कन्वर्ट कर दिया और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रिजल्ट जो है सो गुना भाग किया, इसका 13.82 है और इसका ओम। और अभी तुरंत सिखाया था कि ये जो रिएक्टेंस जो होता है ये रेजिस्टेंस का तुलनात्मक है और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, इसलिए इसका भी यूनिट क्या होगा ओम होगा। ये लिख दिया 13.82 ओम। और लेकिन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट यहाँ लिखते हैं आरएमएस आरएमएस वैल्यू करंट क्या होगा, यानी ई आरएमएस का क्या होगा एक्सएल रिएक्टेंस, यानी ये जो है सो वोल्टेज को हम रिएक्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस करंट निकलेगा। तो इसमें जो है इसका हम ये वैल्यू रख रहे हैं, ई आरएमएस का वैल्यू हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, यहाँ लिख देंगे 220 और एक्सएल का वैल्यू कितना है 13.82। इसको जो है सो डिवाइड करते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू निकलता है, इसको डिवाइड करके मैंने किया तो 15.918 इतना एम्पियर हुआ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू 15.9 एम्पियर। ये हमको आर एम एस वैल्यू निकला। पहले तो इसका हम ये जो है इस क्वेश्चन को खाली हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई एंड डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो ये निकाला, फिर इसके बाद रिएक्टेंस का जो अभी पढ़ा है उसका यूज किया और आरएमएस करंट का वैल्यू जो है निकाला। अब
लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं।